This is the Amresh ji of Amresh Harsh Academy, and it is a crash and revision course. Batch is the Harsh Spandan. Chapter number 7, System of Particles and Rotational Motion. And this is the lecture number 1. My name is Amresh Chaudhary and calling name is Harsh. Today I will discuss the topic and subtopics are short formula lists. पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला जितना यूज होगा इस चैप्टर में उसको पढ़ेंगे हम लोग. रिवीजन एंड लर्निंग फॉर द डे. इसमें 2 सेक्शन है इस चैप्टर में. सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, मतलब सेक्शन ए, सेक्शन बी. सेक्शन ए क्या है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, जिसमें कि सेंटर ऑफ मास, रिजिड बॉडीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम ऑन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है. इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, ये सब बातें डिस्कस करेंगे. सेक्शन बी में रोटेशनल मोशन की सिर्फ बातें करेंगे. इसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे, सेंटर ऑफ मास वगैरह डिस्कस करेंगे. उसमें रोटेशनल मोशन की सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे. यस. नाउ व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास? ठीक है. अगर 2 बॉडी है जिसका मास m1 और m2 है और इसका पोजीशन वेक्टर r1 एंड r2 है, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा? रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? RCM इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2. फॉर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं, तब उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो RCM इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट 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 mn rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn. इसी को समेशन ऑफ mi ri अपॉन में कैपिटल M कहते हैं. अगर कोई कॉन्टिन्यूअस बॉडी है, डिस्क्रीट बॉडी नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, तब कैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालेंगे? तो रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 1 अपॉन m इंटीग्रल ऑफ r dm. ठीक है. r क्या है? पोजीशन वेक्टर है उस स्मॉल एलिमेंट का जिसका हम लोग लेंगे, और dm क्या है? उसका मास है. ठीक है. तब वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या होगा? अगर एक पार्टिकल है उसका वेलोसिटी v1 है जिसका मास m1 है, दूसरा पार्टिकल उसका वेलोसिटी v2 है, मास m2 है. तो vcm इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2. इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. आप पहले भी जानते हैं कि v इक्वल टू u प्लस ए टी होता है. ठीक है, जिसको इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन कैसे निकालना है? u को ओमेगा नॉट कहना है, मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी. v इज द एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा. एक्सीलरेशन इज हियर अल्फा. ठीक है. एंड डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू थीटा. इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन बन जाएगा. तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा. व्हाट इज द टॉर्क? टॉर्क किसको कहते हैं? किसी बॉडी को रोटेट करने के लिए जो फोर्स लगता है, तो उस रोटेशन, परपेंडिकुलर लेंथ और फोर्स के जो प्रोडक्ट को टॉर्क कहते हैं. जिससे हम लोग दरवाजा गेट खोलते हैं, या हम लोग विंडो क्या कहते हैं, विंडो की जो खिड़की ओपन करते हैं जैसे, या घर में कबड़ होती है उसके कपड़े निकालने के लिए जो हम लोग उसके दरवाजे खोलते हैं, तो उसमें टॉर्क लगता है. तो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. एंड यू कैन से टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू मोमेंट आर. इसी को एफडी कहते हैं. वेक्टर ऑफ टाउ इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ आर क्रॉस वेक्टर ऑफ एफ. इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टाउ जेड इक्वल टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स. तुम देख रहे हो x का परपेंडिकुलर y है, इसलिए डिस्टेंस का परपेंडिकुलर फोर्स लेंगे हम लोग, x इंटू एफ वाई माइनस वाई इंटू एफ एक्स. और इन दोनों पे जो परपेंडिकुलर है उसी डायरेक्शन में टाउ निकलेगा, मतलब टाउ z इक्वल टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स. पहले समझो बेटा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. अगर x एक्सिस में आपने डिस्टेंस लिया तो इसका y एक्सिस वाला फोर्स निकलना पड़ेगा. y एक्सिस वाला डिस्टेंस लिया है तो x एक्सिस वाला फोर्स. और टॉर्क जो होगा वो इन दोनों पे परपेंडिकुलर होंगे. यस और नो? यस. इन पोलर कोऑर्डिनेट्स. ठीक है. इफ r एंड f बोथ आर सिचुएटेड बाय द 90 डिग्री एंगल या सम अदर एंगल, थीटा सपोज करो, तब टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा? rf sin थीटा.
क्यों? RF sin theta. क्योंकि वेक्टर ऑफ टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर ऑफ आर क्रॉस वेक्टर ऑफ एफ, एंड यू नो दिस इज द आर एफ साइन थीटा एन कैप. एन कैप डायरेक्शन बताता है, वो आर और एफ पर परपेंडिकुलर होता है. प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम. ठीक है, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2. अगर आपने इस आर्म पर लोड लगाया, यहाँ पे लोड mg अगर है और इसको लोड आर्म कहते हैं, तो यू नो द प्रोडक्ट ऑफ लोड एंड लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म. इसी को लीवर प्रिंसिपल कहते हैं. दिस इज कॉल्ड लीवर प्रिंसिपल. Lever principle. लीवर भी इसी तरह से काम करता है. मोमेंट ऑफ कपल इक्वल टू फोर्स इनटू आर्म ऑफ द कपल. ठीक है, टाउ इज इक्वल टू एफ इनटू डी. वर्क डन बाय अ टॉर्क एंड पावर ऑफ अ टॉर्क. ठीक है, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? टाउ डी थीटा. क्यों? टाउ इज इक्वल टू वर्क अपॉन थीटा होता है. ठीक है, Work upon theta. हाँ. वर्क अपॉन थीटा. तो यू नो, तो वर्क डन बाय अ टॉर्क एंड पावर ऑफ अ टॉर्क. सो वर्क डन इज इक्वल टू टाउ इनटू थीटा. सो वर्क डन इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो व्हाट इज द पावर हियर? पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, यू नो वेरी वेल. तो वर्क is equal to tau d theta and dt here. d theta upon dt is called, you know, omega, angular velocity. Yes. तो power p equal to tau omega. तो power Yes. of a torque equal to torque into angular velocity. Yes or no? Yes. Now, what is the angular momentum? देखिए, मोमेंटम दो तरह के होते हैं, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम. The product of mass and velocity is called linear momentum. The product of linear momentum and perpendicular distance. अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो इसका जो मोमेंटम होगा और इसका जो परपेंडिकुलर लेंथ है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसी को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं. वेक्टर ऑफ L इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ R क्रॉस वेक्टर ऑफ P. Similarly, in Cartesian coordinates, you know, Lz equal to xpy minus ypz. In polar coordinates, L is equal to rp sin theta. क्यों? क्योंकि वेक्टर ऑफ L इक्वल टू R क्रॉस P होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? rp sin theta n कैप. मैग्नीट्यूड वाइड कैसे लिखेंगे? L इक्वल टू rp sin theta. ठीक है, Yes. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो, वेक्टर ऑफ L इज इक्वल टू 2m इंटू डेल्टा A बाई डेल्टा T. लिख लीजिए इसको. एंड डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू L अपॉन 2m. इसी को ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं. वो मैं डीप में पढ़ाऊंगा जाके आगे. वेक्टर ऑफ L इक्वल टू 2m इंटू डेल्टा A वेक्टर अपॉन डेल्टा T. Vector of delta A upon delta T equal to vector of L upon 2m. And total torque is equal to dl upon dt. पहले समझिए, F equal to rate of change of linear momentum होता है. ये आप लोगों ने पहले पढ़ लिया है. Similarly, फोर्स का जो रोल लिनियर मोशन में होता है वही टॉर्क का एंगुलर मोशन में होता है. तो टॉर्क इक्वल टू वेक्टर ऑफ dl by dt. ये दोनों एनालॉगी है, मतलब एक ही तरह का है. इक्विलिब्रियम, कोई भी बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको इक्विलिब्रियम में कहते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम. व्हाट इज द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम? इफ टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0. व्हाट इज द रोटेशनल इक्विलिब्रियम? टोटल एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड टोटल एक्सटर्नल फोर्स. अगर कोई ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो टोटल फोर्स 0 होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो टोटल टॉर्क 0 होगा. रोटेशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी क्या होती है? कोई बॉडी रोल कर रही है, ठीक है. अगर नॉर्मल कोई बॉडी जा रही है, स्लाइड कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है. लेकिन बॉडी क्या है? रोल कर रही है, तो रोल भी कर रही है और डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रही है.
तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो रोटेशन का भी उसमें एनर्जी ऐड होगा और उसका ट्रांसलेशनल एनर्जी भी कभी ट्रांसलेशनल एनर्जी भी उसमें ऐड होंगे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर व्हिच इज कॉल्ड समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर। समेशन ऑफ mr स्क्वायर, समेशन ऑफ mr स्क्वायर को ही mk स्क्वायर कहते हैं, जहां की k क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, कोई भी बॉडी अगर है, इसका तो कोई रेडियस नहीं हो सकता है, लेकिन इसका एक एवरेज रेडियस निकाल लेते हैं तो उसको रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन I इक्वल टू एम के स्क्वायर, सो k इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन m। रेडियस ऑफ गायरेशन जो है k इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर। तुमको कहिए r1 r2 r3 rn क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पार्टिकल से उस सेंटर ऑफ एक्सिस का। yes sir, There are two theorems of moment of inertia. First one is called theorem of parallel axis, second one is called theorem of perpendicular axis. What is the theorem of parallel axis? अगर ये एक बॉडी है, इसके सेंटर से होकर ये एक्सिस जा रही है, लेकिन मुझे यहाँ पे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। हाँ, सपोज करो ये k है, ये l है और ये सेंटर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट KL इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर प्लस टोटल मास ऑफ द बॉडी एंड डिस्टेंस बिटवीन, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। I इक्वल टू ICG प्लस mx स्क्वायर। इसी को थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहते हैं। यू नो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, IZ इक्वल टू IX प्लस IY। जब x एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द y एक्सिस, इन दोनों पे जो परपेंडिकुलर होता है, दिस इज कॉल्ड IZ। सो IZ इक्वल टू IX प्लस IY। You know this is called theorem of perpendicular axis. yes sir, Moment of inertia of a thin uniform rod of length L and mass m. सपोज कीजिए एक रॉड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने इसको डेराइव करके भी दिखाया था और आगे मैं कुछ बताऊंगा भी, यहाँ सिर्फ फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, लिस्ट कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो अगर सेंटर के अबाउट निकालते हैं और परपेंडिकुलर टू लेंथ, देन I इक्वल टू ml स्क्वायर अपॉन 12। yes, अगर थ्रू द वन एंड निकालना है, अगर ये रॉड है और हमें एक एंड का यहाँ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो यू नो दिस इज द 1/3 ml स्क्वायर। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर रेक्टेंगुलर लेमिना, अगर एक लेमिना है ऐसा, इस तरह से रेक्टेंगुलर लेमिना मतलब शीट, अगर मुझे इसके सेंटर के अबाउट निकालना है, तो देखो ये इसका सेंटर हो गया और इस पे परपेंडिकुलर हो गया, इसके अबाउट निकालना है, I इक्वल टू m अपॉन 12 L स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ऐसे समझना, ये लेमिना है, हमें इसके अबाउट निकालना है ऐसे, तो 1/12 इंटू टोटल m इंटू L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। L क्या है, लेंथ है, b क्या है, ब्रेड्थ है। yes sir, थ्रू द सेंटर पैरेलल टू द लेंथ और ब्रेड्थ, तब क्या होगा, अगर लेंथ के पैरेलल है तो ml स्क्वायर बाय 12, ब्रेड्थ के पैरेलल है तो mb स्क्वायर अपॉन 12, माना अपोजिट, लेंथ के पैरेलल है तो ब्रेड्थ लेंगे mb स्क्वायर और ब्रेड्थ के पैरेलल है तो ml स्क्वायर, ऐसा उल्टा करके लेते हैं। yes, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग or loop about an axis, you know, if here it is the perpendicular, ठीक है, through the center, then moment of inertia equal to I equal to mr square। हाँ, डायमीटर, अगर डायमीटर के अबाउट हमने निकालना है, ये डायमीटर होती है, तो दैट इज द हाफ mr स्क्वायर। ये सारा मैंने प्रूव करा के आप लोगों को मेन बैच में रखा ही था, यहाँ हम लोग उसको डायरेक्ट लिस्ट कर रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस, अगर ये सर्कुलर डिस्क है ये और सेंटर के अबाउट निकालना है और परपेंडिकुलर एक्सिस के, तो I इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर। थ्रू द डायमीटर अगर हम लोग निकालना चाहें तो 1/4 mr स्क्वायर। यू नो नेक्स्ट वन इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट अ डायमीटर, अगर ये एक स्फीयर है और इसका डायमीटर के अबाउट निकाल रहे हैं, तो यू नो दिस इज द 2/5 mr स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो थिन स्फीयर अबाउट अ डायमीटर,
I इक्वल टू 2/5 mr²। ठीक है। Yes. नेक्स्ट, अगर ये आपके पास इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पे एक बॉडी क्या हो रही है, रोल कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी एक्सीलरेशन कितनी होगी, डराइव किया होता है, वही फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो v² इक्वल टू 2gh/1 + k² तुमको ये तो v² निकला, v क्या है, तो √2gh/1 + k² एक्सीलरेशन क्या होगा, g sin θ/1 + k²/r²। क्लियर? नाउ लर्निंग एंड रिवीजन फॉर द डे। समझना, सेक्शन ए अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सेक्शन बी डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं। सेक्शन ए में जानेंगे कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी किसको कहते हैं। पहले समझो रिजिड बॉडी होता क्या है। एक ऐसा बॉडी, अगर तुम उसको पुश भी कर रहे हो, दबा भी रहे हो, तो उसके दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कम या ज्यादा नहीं होता है, उसको रिजिड बॉडी कहते हैं। तुम कहोगे सर एक गुब्बारे में अगर पानी भर लें और उसको दबाएंगे तो क्या वो रिजिड बॉडी होगा? आंसर है नो, रिजिड बॉडी नहीं होगा। क्योंकि अगर आप उसको पुश कर रहे हैं तो उसके पार्टिकल इधर से उधर जा रहे हैं, उसका बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है। अगर एक आयरन शीट ले लें और उसको पुश करें, हल्का सा फोर्स लगाएं तो उसके पार्टिकल में मूवमेंट नहीं हो रहा है। तुम कहोगे सर बहुत फोर्स लगाएंगे, तो ऐसे तो ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं रहेगा, लेकिन हाँ फिर भी उसके दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास? अगर ये बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लग रहा है कि सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होता है जहां पे हम लोग एज्यूम करते हैं कि टोटल मास कॉन्सेंट्रेटेड है या रियली में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तुम कहोगे सर ये एक बॉडी है, ऐसा है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सबसे अच्छा तरीका है सेंटर ऑफ मास का देखना है तो उसको इस तरह से फिंगर रख दो, इस तरह से देखो सारा बॉडी उसी के अबाउट रेस्ट में है या नहीं, यही सेंटर ऑफ मास है। और एक्चुअल में वही पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है। अगर ये बॉडी कंटिन्यूअस है, यूनिफॉर्म है, तो यही सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होती है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म नहीं होता तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा शिफ्ट कर जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। यस। तो व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज अ पॉइंट that moves when external forces are applied on the body, as though all the mass were concentrated at that point and all external forces were applied there. या यूं कहो कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे टोटल मास कॉन्सेंट्रेटेड है या एज्यूम करते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड है। मैं लिख देता हूं, मास कॉन्सेंट्रेटेड और एज्यूम्ड एज मास कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, द पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। अगर ये एक पार्टिकल है m1, ये दूसरा पार्टिकल है बेटा m2, इसका पोजीशन वेक्टर जो है ये है r1, इसका पोजीशन वेक्टर है r2। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, तब इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में कहीं यहां पे लाई करेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? RCM इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। तुम कहोगे कि अगर m1 और m2 दोनों आपस में इक्वल है, m है, तब कहां सेंटर ऑफ मास होगा? तो दोनों के बीच में होगा। सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए, mr1 प्लस mr2, m को कॉमन ले लीजिए, mm कट गया, तो RCM इज इक्वल टू r1 प्लस r2 अपॉन 2। यस, ये सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम हो। अगर n पार्टिकल है तब क्या होगा? सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम। RCM इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 प्लस डॉट 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 mn/rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn। दिस इज कॉल्ड समेशन ऑफ mi/ri अपॉन m, टोटल m। क्योंकि देखो टोटल m इज इक्वल टू क्या होता है? समेशन ऑफ mi। सारे मास के सम को टोटल मास कहते हैं। कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अगर सेंटर ऑफ मास को लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? RCM इज इक्वल टू XCM i कैप प्लस YCM j कैप प्लस ZCM k कैप। अगर RI लिखना हो तो क्या लिखेंगे? XI i कैप प्लस YI j कैप प्लस ZI k कैप। तो XCM क्या होगा? देखो RCM हमारे पास हो गया
m1r1 plus m2r2 upon m1 plus m2, या समेशन ऑफ mi ri upon हेलो m, सर, आपका वॉइस क्या? समेशन ऑफ mi xi upon m, XCM xcm क्या होगा? समेशन ऑफ mi xi upon m, हाँ ycm क्या होगा? समेशन ऑफ mi yi upon m, zcm is equal to summation of mi zi upon m. Yes or no? यस Now मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, देखो अगर कोई बॉडी मूव करती है तो उसका सेंटर ऑफ मास भी उसी के अबाउट मूव कर रही होती है. यस तो यू नो व्हाट इज द आरसीएम हियर? m1r1 plus m2r2 plus m3r3 plus dot 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 mn/rn upon m1 plus m2 plus m3 plus dot 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 mn. yes or no? यस अब देखो m1 से लेकर m तक के सम को कैपिटल M कहते हैं, तो 1 upon m m1r1 plus m2r2 plus m3r3 plus mn/rn. yes or no? यस दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए. आप पूछो क्यों कर रहे हो डिफरेंशिएट? मुझे वेलोसिटी निकालना है, इसीलिए हमें ये देखना है कि सेंटर ऑफ मास जो है, अगर बॉडी मूव कर रही है तो सेंटर ऑफ मास कैसा मूव करेगा, यही देखना है. उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी. ठीक है, ट्रेन अगर मूव कर रही है तो ट्रेन में बैठा हुआ आदमी किस तरह मूव करता है. ट्रेन का सेंटर ऑफ मास कहीं पे है तो आदमी बैठ जाने के बाद उसका सेंटर ऑफ मास में क्या चेंज आता है, वो सब डिस्कस करेंगे. यस तो यू नो drcm इज अपॉन dt, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, तो 1 अपॉन m कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, m1 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, तो 1 अपॉन m इंटू m1 dr1 अपॉन dt प्लस m2 dr2 अपॉन dt प्लस डॉट 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 mn drn अपॉन dt. यस और नो? या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? vcm इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2. ऐसे भी देख लो, m1 और dr1 बाय dt को क्या कहते हैं? v1 प्लस m2 इंटू v2 अपॉन टोटल m. टोटल m को m1 प्लस m2 भी यहाँ कह सकते हैं दो बॉडी के लिए. तो vcm इज इक्वल टू यू नो m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2. अगर n पार्टिकल है तब क्या होगा? vcm इज इक्वल टू 1 अपॉन m m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस mn vn. इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, vcm इक्वल टू समेशन ऑफ mi vi अपॉन m, where I equal to 1 से लेकर n तक. एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ACM is equal to summation of mi ai upon m. From Newton's second law of motion, you know MACM equal to total force F1 plus F2 plus dot 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 Fn. या तो MACM equal to F external, मतलब total force is equal to mass into ACM. अगर तुम कहोगे फोर्स 0 है, thank God, for an isolated system, if external force on the body is 0, तब क्या होगा? F equal to 0, MACM equal to 0, तो ACM is equal to 0. ACM को हम लोग क्या लिख सकते हैं? DVCM अपॉन dt. DVCM अपॉन dt इज इक्वल dt को इधर लेते हैं, ये 0 dt दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दो, तो VCM इक्वल टू क्या हो गया? 0 प्लस कांस्टेंट, क्योंकि इंटीग्रेशन करने पे कांस्टेंट ऐड हो जाता है, तो VCM इक्वल टू कांस्टेंट. सो सेंटर ऑफ मास ऑफ an isolated system moves with uniform velocity along a straight line path and momentum remains conserved. मोमेंटम P इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी. तो PCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M इंटू VCM. यस जब VCM कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, तो PCM भी कांस्टेंट होगा. मैं कंक्लूड कर रहा हूं बेटा कि अगर कोई बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे टोटल मास या तो कॉन्सेंट्रेटेड है, या हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है. यस दो पार्टिकल है जिसका मास m1 m2 है और उसका पोजीशन वेक्टर r1 r2 है, तो उसका RCM क्या होगा? सेंटर ऑफ मास क्या होगा? m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2. अगर n पार्टिकल है तो RCM इक्वल टू समेशन ऑफ mi ri अपॉन m. यस XCM क्या होगा? समेशन ऑफ mi xi अपॉन m. YCM क्या होगा? समेशन ऑफ mi yi अपॉन m. ZCM क्या होगा? समेशन ऑफ mi zi अपॉन m. अगर बहुत सारे पार्टिकल हैं, उसका RCM निकालना हो, सेंटर ऑफ मास ऑफ R, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है,
तो क्या होगा, m1r1 plus m2r2 plus m3r3 डॉट 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 mnrn अपॉन टोटल m। VCM निकालना है, मतलब कोई पार्टिकल मूव कर रही है, ठीक है, दो पार्टिकल साथ साथ मूव कर रही है, तब उसका सेंटर ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो m1v1 plus m2v2 अपॉन m1 plus m2। Yes. इसी को लिख सकते हैं VCM इक्वल टू समेशन ऑफ mi vi अपॉन m। उसी तरह एक्सीलरेशन निकालना हो तो समेशन ऑफ mi ai अपॉन m। अगर मुझे फोर्स, एक्सटर्नल हाँ। फोर्स निकालना है किसी पार्टिकल पे कितना लग रहा है, तो मास इनटू ACM। अगर फोर्स 0 है तब क्या होगा, ACM 0 होगा, VCM कांस्टेंट होगा, PCM जो है वो भी कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि PCM इक्वल टू मास इनटू VCM होता है। मास कांस्टेंट है, VCM कांस्टेंट है, तो PCM भी कांस्टेंट होगा। कहाँ दिक्कत है बताइए मुझे? नहीं, नो दिक्कत? नो दिक्कत। ठीक है। नेक्स्ट, इफ सम मास और एरिया इज रिमूव फ्रॉम अ रिजिड बॉडी, अगर ये बॉडी है उसमें ये वाला एरिया हमने रिमूव कर दिया, तब जो पार्ट बचेगा मास उसका RCM क्या होगा, तो जो पार्ट रिमूव किया उसको माइनस कर दो, तो RCM इज इक्वल टू m1r1 माइनस m2r2 अपॉन m1 माइनस m2। अगर ये बॉडी है, इसका एरिया मान लो ये वाला रिमूव कर दिया हमने, तब क्या होगा, a1r1 माइनस a1 मना पहले वाला, a1r1 माइनस a2r2, a2 मना हटाया जो, a1r1 माइनस a2r2 अपॉन a1 माइनस a2। So if some mass or area is removed from a rigid body, then the position of center of mass of the remaining portion is obtained from the formula RCM equal to m1r1 minus m2r2 upon m1 minus m2। RCM equal to a1r1 minus a2r2 upon a1 minus a2। Yes or no? Yes. Momentum conservation. Now, you know the total linear momentum of the system would be the vector sum of the momentum of the individual particles। तो अगर हम लोग P लिखना चाहें, मोमेंटम लिख लेंगे, तो मोमेंटम P इज इक्वल टू क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 Pn। यस और नो? यू कैन आल्सो राइट हियर m1v1 प्लस m2v2 प्लस डॉट 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 mnvn। क्लियर है? हाँ। अगर Yes. VCM लिखना हो तो VCM इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन टोटल m, and you know m1v1 plus m2v2, हाँ। m2v2 plus dot 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 mnvn। yes or no? तो P is equal to मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू VCM। Yes. ठीक है, यहां से भी कर सकते हो, m को इधर लेके चले जाओ, m1v1 प्लस m2v2 प्लस mnvn क्या हो गया, टोटल P हो गया, तो टोटल P इक्वल टू m इंटू VCM। So you can say that Yes. thus total linear momentum of a system of particle is equal to the product of the total mass of the system and the velocity of its center of mass। मैंने यही मैंने अभी प्रूव करके तुम्हें दिखाया, P इक्वल टू क्या होता है, m इंटू VCM होता है। अगर आपके पास dP अपॉन dt इज इक्वल टू लिखना हो तो कैसे लिखोगे, m इंटू dV अपॉन dt। यस और नो? Yes. अब देखो m इंटू dV बाई dt को क्या कहते हैं, A कहते हैं, m इंटू A को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, इसी को एक्सटर्नल फोर्स कहा जाता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0, तब क्या होगा, देन F इक्वल टू dP बाई dt। तो यू नो dP अपॉन dt इज इक्वल टू 0, तो यू नो P इज इक्वल dP इज इक्वल टू 0 dt। डिटेल में मैं करा रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ dP इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 dt। dP का इंटीग्रेशन P होता है, 0 कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ dt T हो गया प्लस कांस्टेंट, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जब भी इंटीग्रेट करते हैं हम लोग एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो यू नो P इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑफ अ सिस्टम इज 0, then momentum of system of particles remains constant। Is constant. हाँ। yes or no? Yes sir. next, अगर कोई रिजिड बॉडी है, तुम कहोगे सर व्हाट इज द रिजिड बॉडी, मैंने डेफिनेशन में थोड़ा बताया भी था, लेकिन यहाँ डिटेल में बता देता हूँ, बॉडी विच डज नॉट अंडरगो एनी चेंज इन शेप एंड वॉल्यूम व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट।
अगर तुम बाहर से फोर्स लगा रहे हो तो उसके पार्टिकल के बीच में पोजीशन में चेंज नहीं आएगा, उसके शेप में चेंज नहीं आना चाहिए, वॉल्यूम में चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। Yes. So when a force is applied on a rigid body, the distance between any two particles of the system will remain unchanged. Yes. ठीक है। Okay. Then you know RCM is equal to 1 upon m integration of RDM. R क्या है? उस बॉडी का जो छोटा सा बॉडी हमने लिया उसको पार्शियल एलिमेंट कहते हैं, पता ही है, उसका पोजीशन वेक्टर R जो होता है, और DM उसका मास हो गया। सिमिलरली XCM इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 अपॉन m XDM, YCM इक्वल टू 1 अपॉन m YDM, ZCM इक्वल टू 1 अपॉन m ZDM। Yes. टोटल निकालना हो तो आप इंटीग्रेट ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है? Yes. सेंटर ऑफ मास ऑफ सम रिजिड बॉडी। सपोज कीजिए अगर आपके पास एक रॉड है इस टाइप का, मान लो एक इस तरह का यूनिफॉर्म रॉड है या इस तरह का रॉड है, तब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? यहाँ पे कहीं होगा, बीच में मिड पॉइंट पर होगा, क्योंकि इधर भी जितना मास है इधर भी उतना ही मास है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड इज लोकेटेड एट इट्स मिड पॉइंट। यस और नो? देखो इसका एक्सट्रीम यहाँ पे होगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर स्क्वायर और सर्कुलर प्लेट कहाँ पे होगा? देखो अगर ये रेक्टेंगुलर प्लेट है तो इसमें डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए। अब जो जहां पे कटा दोनों डायगोनल वही उसका सेंटर ऑफ मास है। अगर आपके पास स्क्वायर है तो स्क्वायर को क्या कीजिए, इस तरह से डायगोनल कट कर दीजिए, जहां पे कट हुआ वही उसका सेंटर ऑफ मास है। सर्कुलर प्लेट अगर है तो उसके बीच का जो सेंटर होगा, जिसको सेंटर कहते हैं, वही उसका सेंटर ऑफ मास है। Yes. सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है, कहां पे होगा? अगर ये सेमी सर्कुलर रिंग है, देखिए ये रिंग है, डराइव भी करके मैंने दिखाया था, जहां हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा? तो कहते हैं सेंटर से थोड़ा ऊपर। कितना ऊपर? h ऊपर। h की वैल्यू क्या होगी? 2r अपॉन पाई। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई सेमी सर्कुलर रिंग है तो उसका सेंटर, देखो अगर ये सेमी सर्कुलर रिंग इस टाइप का है तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा ऊपर रहेगा, यहाँ पे लाई करेगा, h 2r अपॉन पाई डिस्टेंस पे लाई करेगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा उसका, यहाँ सेंटर से 2r अपॉन पाई डिस्टेंस के ऊपर होगा वो, ये याद रख लीजिएगा। Yes. सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क, अगर डिस्क है, रिंग और डिस्क में पता है, रिंग क्या होता है? पतला जैसा होता है। डिस्क क्या होता है? पूरा एकदम वो सॉलिड होता है, ठीक है। तो सर्कुलर डिस्क अगर है जिसकी रेडियस r है तो बताओ उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? तो 4r अपॉन 3 पाई पर होगा, ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं 4r अपॉन 3 रो पर होगा, ज्यादा अच्छा कहना ये रहेगा। पूछो क्यों? रो जो है इसका डेंसिटी भी हो सकता है, ठीक है। Yes. सेंटर ऑफ मास ऑफ अ हेमिस्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r, तब इसके बीच डिस्टेंस में होगा, यहाँ पे होगा, r/2 डिस्टेंस पे होगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3r अपॉन 8 फ्रॉम इट्स सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब यहाँ से 3r अपॉन 8 डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास होगा, अगर ये सॉलिड हेमिस्फेरिकल बॉडी है तब। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, ठीक है। अगर कोई बॉडी है, ठीक है, बॉडी का मास कहीं m कॉन्सेंट्रेटेड है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर पे है? कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये बॉडी है, इसका मास m है, यहां से यहां डिस्टेंस r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। तो यू नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी in its property to oppose any change in its state of uniform rotation। जैसे इनर्शिया क्या होता है कि मतलब अपोज करता है मोशन का, ठीक है, या रेस्ट से मोशन में होने के लिए अपोज करता है। उसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है
वो अपोज करता है किसी भी यूनिफॉर्म रोटेशन वाले बॉडी के स्टेट को चेंज करने के लिए अपोज करता है। तो जो रोल इनर्शिया का इलेक्ट्रो इसमें क्या कहते हैं लिनियर मोशन में है, वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एंगुलर मोशन में है। जो मास बताता है लिनियर मोशन में, वही एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताती है। अगर ये बॉडी है, ये रैंडम वेरिएबल बॉडी है, इसके एक पार्टिकल का मास m1, m2, m3, m4, m5, mn ऐसा है, और इसका r1, r2, r3, r4, rn, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी को लिख सकते हैं समेशन ऑफ mr स्क्वायर। क्लियर है? नाउ फॉर अ रिजिड बॉडी हैविंग द कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कोई बॉडी है जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मोशन उसमें है, मास उसमें प्रेजेंट है, तो इसका पार्शियल मास ले लो, दिस इज कॉल्ड dm, और एक्सिस से उसका डिस्टेंस ले लीजिए r, और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dm r स्क्वायर। What is the SI unit of moment of inertia? This is the kg मीटर स्क्वायर। क्यों? मास का यूनिट kg होता है, डिस्टेंस का मीटर होता है, तो kg मीटर स्क्वायर। इट इज नीदर अ स्केलर नॉर अ वेक्टर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना ही स्केलर होती है ना ही वेक्टर होता है। क्यों? क्योंकि उसके पोजीशन चेंज होने पर इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। अगर यही सॉलिड बॉडी है, स्फीयर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट, इसके यहाँ, इसके अबाउट, इसके इधर के अबाउट, इसके इधर के अबाउट, सबकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो अलग अलग पोजीशन के बेसिस पे अगर चेंज आते रहे वैल्यू में, तो उसको टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नाइदर अ स्केलर नॉर अ वेक्टर, इट इज अ टेंसर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन? सपोज करो अगर आपके पास सर्कुलर बॉडी है, तो आप बोल सकते हो कि यह सर सेंटर ये है। स्फेरिकल बॉडी है, तो आप बोल सकते हैं उसका सेंटर ये है। लेकिन अगर बॉडी इस तरह से है, रैंडम बॉडी है, आर्बिट्रेरी बॉडी है, तब इसका रेडियस क्या होगा? कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? तो रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे? ये आपके पास रोटेशनल एक्सिस है, यहाँ पे एक मास m हो गया, m या m1, m2, m3, m4, और इसका डिस्टेंस r1, r2, r3, r4 निकाल लीजिए और ये फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, क्या फॉर्मूला? अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर अपॉन n। दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। इसका मतलब क्या है कि एवरेज रेडियस जो होता है, रूट मीन स्क्वायर, मैं लिख देता हूं, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम, ठीक है, रोटेशनल एक्सिस, रोटेशनल एक्सिस का की जो वैल्यू होती है उसी को रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। तो radius of gyration of a given body about a given axis of rotation is the normal distance of a point from the axis, where if whole mass of the body is placed, then its moment of inertia will be exactly same. It has with its actual distribution of mass. K equal to under root I upon m. But for a body composed of particle of equal masses, then K is equal to under root R1 square plus R2 square plus R3 square plus Rn square upon n. रेडियस ऑफ गायरेशन एक डिस्टेंस होता है, इसकी यूनिट मीटर होती है। एंड रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द बॉडी, साइज ऑफ द बॉडी। अगर ये बॉडी है, इसका शेप कैसा है, इसकी साइज कैसे है, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है रोटेशन एक्सिस से, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसा है, इधर मास ज्यादा है या इधर ज्यादा मास है, इस पे डिपेंड करता है। सो रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। पढ़ के सुनाइए आतिया। SI unit of radius of gyration is meter.
Radius of gyration depends upon shape and size of the body, position, configuration of the axis of rotation, and also on distribution of mass of body with regard to axis of rotation. With respect to the axis of rotation. You know theorem on moment of inertia. Moment of inertia के दो थ्योरम हैं. First one is called theorem of parallel axis and second one is called theorem of perpendicular axis. What is the theorem of parallel axis? सपोज करो, पहले तो मैं नॉर्मल बात करता हूं कि अगर ये बॉडी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा भाई, सेंटर के अबाउट, तो लो ये हो गया. ठीक है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ऐसा बोल सकते हैं. लेकिन हमें इसके अबाउट नहीं, मुझे इसके अबाउट निकालना है. लो मैं कलर चेंज कर रहा हूं जिससे आपकी बातें क्लियर हो जाए. मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है. तब कैसे होगा, तब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फिर से ध्यान दीजिएगा. यहाँ पे सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसको हम लोग ICM बोलते हैं. लेकिन मुझे कैलकुलेट जो करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट करना, इस एक्सिस के अबाउट करना है. ठीक है, तब डेफिनेशन कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी about a parallel axis passing through the center of mass and the product of mass of the body and square of normal distance. Clear है? Mathematically I is equal to ICM plus MD square. Moment of inertia of body equal to moment of inertia of center of mass plus mass into square of distance. पढ़ के सुनाइए गौरव. म्यूट, अनम्यूट करो. The theorem of parallel axis. Moment of inertia of a body about a given axis I is equal to the sum of moment of inertia of the body about a parallel axis passing through its center of mass ICM and product of mass of body M and square of normal distance between the two axes. Mathematically I equals to ICM plus MD square. ठीक है, इसको मैं ऐसे करके दिखाता हूं. सपोज करो ये बॉडी है, इसका सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज करो IMN है और हमें IKL निकालना है. ये K है, ये L है. तो यू कैन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट KL इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट MN. ठीक है, प्लस मास ऑफ द बॉडी इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. Now, what is the theorem of perpendicular axis? You know, आपके पास अगर एक लेमिना है, प्लेन लेमिना. लेमिना किसको कहते हैं, जो 2D ऑब्जेक्ट होता है वो लेमिना होती है. अगर शीट मान लो, एक शीट है, ये लेमिना है, इसमें एक्स एक्सिस भी होगी और वाई एक्सिस भी होगी. ठीक है, और इस पर जो परपेंडिकुलर होगा वो जेड एक्सिस होगा. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस. इसका मतलब क्या है कि अगर ये आई एक्स है, ये आई वाई है, तो आई जेड इज इक्वल टू, यू कैन से दैट आई एक्स प्लस आई वाई. इसी को हम लोग लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लेमिनर बॉडी about two mutually perpendicular axes lying in the plane is equal to the moment of inertia about an axis passing through the point of intersection of these two axes and perpendicular to the plane of laminar body. ये आपके पास x axis है, ये आपके पास y axis है, ये z axis है. If you want calculate the moment of inertia about z axis is equal to sum of moment of inertia about x and y axis. So IZ is equal to IX plus IY. Now, what is the moment of inertia of some geometrical objects? अलग अलग शेप के बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होता है, तो आंसर है कि वो भी अलग अलग होते हैं जी. ठीक है, सपोज कीजिए यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास M एंड रेडियस R. इसका मतलब क्या हुआ कि एक रिंग है जिसका मास कितना है, कैपिटल M है,
और इसकी रेडियस कितनी है, यू नो रेडियस इज द r, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, यू नो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। अगर ये रिंग आपके पास है और इसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, तो ये I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये मैंने प्रूव करके भी दिखाया था आप लोगों को। लेकिन अगर डायामीटर के अबाउट निकालना है, देखो दो डायामीटर यहाँ पे परपेंडिकुलर दो डायामीटर होते हैं, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, आई डी एक डायामीटर प्लस दूसरा डायामीटर इज इक्वल टू टोटल एम आर स्क्वायर। You can say that 2ID is equal to MR square. So you can say that ID is equal to half MR square. Yes or no? Yes, sir. यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, देखो रिंग और डिस्क में डिफरेंस होता है, ठीक है। रिंग तो पता है पतली पतली उससे बने होते हैं, वायर से बने होते हैं उस टाइप के। डिस्क क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of disk, तब क्या होगा, तो I इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। अबाउट डायमीटर तो जस्ट उसका हाफ कर दो, I इक्वल टू 1/4 एम आर स्क्वायर। क्लियर है गौरव? Yes, sir. कैमरा ठीक कीजिए अपना। नेक्स्ट, द यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास कैपिटल M एंड लेंथ L। अगर एक रॉड है, सपोज कीजिए ये रॉड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, किसके अबाउट निकालना है, एक एक्सिस के अबाउट निकालना है जो इसके सेंटर से होके पास करे और परपेंडिकुलर रहे। ये मैंने डराइव करके दिखाया हुआ है, यहां मैं फॉर्मूला लिस्टिंग कर रहा हूं। I इज इक्वल टू 1/12 ml स्क्वायर। अगर कोई रॉड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है सेंटर के अबाउट, योर आंसर शुड बी 1/12 ml स्क्वायर। यस और नो? Yes, sir. यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m, लेंथ L एंड रेडियस r। देखिए ये सिलेंडर आपके पास है और ये सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड, ये पूरा सॉलिड बना हुआ है। इसकी मास कैपिटल M है, लेंथ स्मॉल l है और रेडियस कैपिटल R है, और ये एक्सिस है, ऑन एक्सिस। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, I इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। About an axis passing through its center and perpendicular to its length, तब क्या होगा, I is equal to m into L square upon 12 plus R square upon 4। Yes, sir. यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, अगर ये यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है अबाउट द डायामीटर, दिस इज द 2/5 mr स्क्वायर। अबाउट इट्स टेंजेंट, देखो डायमीटर का 2/5 mr स्क्वायर है। अगर तुम कहोगे सर अगर मुझे नॉर्मली निकालना हो तब, ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर दो, आराम से हो जाएगा। उसी तरह अबाउट द 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉरी डायमीटर में जब निकालना होता है तो 2 से डिवाइड करते हैं, डायमीटर से हटाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अबाउट द टेंजेंट अगर निकालना है, टेंजेंट के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज द 7/5 mr स्क्वायर। इसमें तो पैरेलल एक्सिस भी आप लगा सकते हैं। हाँ, यस सर, वही पूछने वाला था मैं मोमेंट कि ऑफ ये पैरेलल इनर्शिया एक्सिस इज है इक्वल टू mr स्क्वायर प्लस प्लस MD। 5 mr स्क्वायर, that is the 7/5 mr square। नाउ सेक्शन बी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सेक्शन ए हमारा फिनिश हो चुका है। Now this is the section B, rotational motion, and topic and subtopics are, first one is the concept of rotational motion। ठीक है, रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है या टॉर्क किसको कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होती है, इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडीज क्या होती है, राइट रिजिड बॉडी रोटेशन क्या होती है। ये सब फिनिश करने के बाद फिर हम हमारे टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो मेंस के लिए काफी अप्रोप्रिएट है।
व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन? अगर कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट इस तरह से घूम रही है तो उसको रोटेशन कहते हैं, और ऐसे मोशन को रोटेशनल मोशन कहते हैं। अगर वो इस तरह से सर्कल पे ऐसे मूव कर रही है और सेंटर पे अगर कोई एंगल यहाँ पे बना रहा है, इस एंगल को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। In rotation of a rigid body about a fixed axis, every particle of the body moves in a circle which lies in a plane perpendicular to the axis and has its center on the axis, omega equal to d theta upon dt. If angular velocity is not uniform, then the rate of change of angular velocity is called angular acceleration. Alpha is equal to d omega by dt. इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सीलरेशन इज डिनोटेड बाय अल्फा एंड लीनियर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन डिनोटेड बाय at, एंड यू नो at इज इक्वल टू अल्फा इनटू r। लिख लीजिए इस फॉर्मूला। at इज इक्वल टू अल्फा इनटू r। इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, जैसे आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन जानते थे, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन जान रहे हैं। जैसे v इक्वल टू यू प्लस at होता था, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होती थी लीनियर मोशन में। इसी तरह v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एसएनथ इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता था? u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। इसी को एंगुलर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? u के जगह में ओमेगा नॉट लिख देंगे, मैंने लीनियर मैंने इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। v के जगह में ओमेगा लिख देंगे, एक्सीलरेशन की जगह अल्फा, s की जगह थीटा। तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, एंड यू नो थीटा एट हैंड इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1। नाउ मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। आप लोग दरवाजा कभी खोलते होंगे, ठीक है? गेट जब खोलते हैं तो क्या करते हैं? ऐसे फोर्स लगाते हैं, ठीक है? कहीं पर आप हैंडल खोलते हैं, हैंडल अगर ये करते हैं क्या करते हो? हैंडल इस तरह से लगा होता है, ऐसे फोर्स लगाते हो, डाउन की तरफ फोर्स लगाते हो, ठीक है? कहने का मतलब है कि ऐसे लेंथ होती है, इस तरफ से फोर्स आप अप्लाई करते हैं। ये फोर्स और लेंथ, इस दोनों का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे इंपैक्ट डालता है, ठीक है? इसी को मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं या इसी को टॉर्क कहा जाता है। सो व्हाट इज द टॉर्क? It is the turning effect of a force applied to a point on a rigid body about the axis of rotation. टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं, तो वेक्टर ऑफ टाउ इज इक्वल टू यू नो वेक्टर ऑफ r क्रॉस f। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? r f साइन थीटा n कैप, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है इसीलिए। Torque is an axial vector and its SI unit is Newton meter. If here angle is theta and applied force is F here and here it is the R. So I can say that the cross product of R and F is called torque. Yes. Yes. The torque about axis of rotation is independent of the choice of origin. ठीक है? इसीलिए एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। ओनली नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द टॉर्क। इसमें हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही लेते हैं, इसीलिए तो फॉर्मूले में RF sin थीटा आया। रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स डज नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द टॉर्क। यहाँ पे देखिए, ये RS के दो कंपोनेंट हो गए, R cos थीटा और sin थीटा। तो ये r sin थीटा वाला पार्ट ही कंसीडर करेंगे, cos थीटा वाला जो है टॉर्क में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। ओके सर।
A torque produces the angular acceleration in a rotating body. Hence, you can say that torque is equal to I into alpha, moment of inertia into angular acceleration. मोमेंट ऑफ कपल, इसी को टॉर्क कहा जाता है। कपल और टॉर्क में क्या डिफरेंस है समझिए। कपल एक सेटअप है। अगर ये बॉडी है, इस पे एक फोर्स तुम इधर लगा रहे हो, दूसरा फोर्स इधर लगा रहे हो, और दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि कपल बन रहा है। तो इस सेंटर पे, ये सेंटर के साथ वो कपल बना रहा है, लेकिन ये जब दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो ये रोटेशन प्रोड्यूस करता है, उस रोटेशन को टॉर्क कहते हैं। वही मोमेंट ऑफ कपल होता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कपल क्या होता है, मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, टॉर्क क्या होता है। तीनों अलग अलग बातें हैं। यस सर। कपल जो है एक सेटअप होता है, जब किसी रॉड पर, किसी लेंथ पॉइंट पर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं और बैलेंस कर रहे होते हैं उसको, उस सेटअप को कपल कहते हैं। याद रखने Yes. का तरीका, पति और पत्नी दोनों आपस में इक्वल होते हैं, भले लोग नहीं मानते, वो अलग बात है, बेवकूफ होते हैं, ठीक है, दोनों आपस में इक्वल होते हैं तो कपल कहलाते हैं। हाँ, दोनों अगर एक दूसरे पे फोर्स लगाने लगे तो उसको मोमेंट ऑफ अ कपल बोल सकते हैं, उसी को टॉर्क कह सकते हो। पर Yes. जब फिजिकल ऑब्जेक्ट की बातें हो रही है तो हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि ये जो है ये कपल है। जैसे ये देखो, ये फोर्स लग रहा है, ये इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, ठीक है। Yes. वो जो रोटेट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ कपल, दिस इज कॉल्ड टॉर्क। एंड यू नो टॉर्क इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर बिटवीन द फोर्सेस, ठीक है, and either force is f, so vector of tau is equal to vector of r cross f। देखो तुमको अगर सर ये वेक्टर साइन आपने लिखा नहीं है, जो डार्क करके लिखा है ना वही वेक्टर है। बहुत बार मैं वेक्टर के लिए एरो लगा देता हूँ, बहुत बार डार्क कर देता हूँ, जिससे बच्चे को समझ में आ जाए कि भाई दोनों तरह से नोटेट किया जाता है। ओके, यस सर। अगर आपने एक्सटर्नल टॉर्क लगा दिया किसी बॉडी में उसको रोटेट करने के लिए, तो कितना वर्क डन होगा। जैसे बहुत बार को किसी चीज को आप लोग घुमाने के लिए क्या करते हैं, फोर्स लगाने लगते हैं, तो आपको वर्क करना पड़ता है। तो कितना वर्क हुआ, जितना रोटेट होगा और जितना एंगल वहां पे बनाएगा, तो इसका मतलब है कि वर्क डन इज इक्वल टू टाउ इनटू डी थीटा। यस सर। इसी से आपके पास एक फॉर्मूला बन गया, लिखते जाइएगा फॉर्मूला, ये सब सारे इंपॉर्टेंट हैं। टाउ यू नो डी ओमेगा डी डब्ल्यू अपॉन डी थीटा, नॉट ओमेगा हियर। दिस इज द वर्क डन। Yes, sir. In rotational motion, power may be defined as the scalar product of torque and angular velocity। क्योंकि पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। पहले देखो मैं प्रूव करके भी दिखा देता हूँ। पावर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, वर्क अपॉन टाइम, क्योंकि विदाउट प्रूफ में कोई बात नहीं करूंगा। Yes, sir. वर्क डन इक्वल टू टाउ डी थीटा अपॉन डी टी। डी थीटा अपॉन डी टी इज कॉल्ड ओमेगा, सो यू नो दिस इज द टाउ ओमेगा। पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा, यही मैंने लिखा कि पावर इज द डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, डॉट प्रोडक्ट है, टॉर्क एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो क्योंकि पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको आप ऐसे वेक्टर ऑफ टाउ डॉट वेक्टर ऑफ ओमेगा लिख सकते हैं। नाउ एंगुलर मोमेंटम, मैंने बताया था मोमेंटम दो तरह के होते हैं, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। Linear momentum, it is the product of mass and velocity. The moment of linear momentum of a given body about an axis of rotation is called angular momentum. It is the cross product of perpendicular distance and linear momentum. Vector of L equal to vector of R cross vector of P. If P equal to mv be the linear momentum of a particle and R is the position vector from the point of rotation, then vector of L equal to vector of R cross vector of P. It is the Rp sin theta n cap. P equal to mv, so mvr sin theta n cap, where n cap is a unit vector which is the perpendicular on both v as well as the r sin theta. या यू कहो V एंड R, इस दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ R एंड P। एंगुलर मोमेंटम इज एन एक्सियल वेक्टर, यू नो
इट्स SI यूनिट इज kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसी को जूल सेकेंड भी कह सकते हैं। करके देख Yes, लीजिए, sir. एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, ठीक है। आर क्या होता है, Then डिस्टेंस, मीटर। distance. मोमेंटम का क्या हो गया, ठीक है, m K इंटू, meter per second. तो kg मीटर पर सेकेंड, हाँ, तो यू नो kg मीटर स्क्वायर पर millicurie. सेकेंड। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो क्या बन जाएगा, जूल, तो जूल सेकेंड। नाउ for rotational motion of a rigid body, angular momentum is equal to the product of angular velocity and moment of inertia of the body. Vector of L is equal to vector of I into vector of omega. L equal to I omega. जैसे लीनियर मोशन में 3 लॉ होते थे न्यूटन्स के, उसी तरह एंगुलर मोशन में भी 3 लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ वही, जैसे उसमें पहले होता था कि जो बॉडी रेस्ट में है रेस्ट में रहेगा जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होता है। यहां भी है, जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लग जाए। सेकेंड Yes, लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड ऑन इट एंड डायरेक्शन इज एज ऑफ द टॉर्क। लिखिए कॉपी में, yes. टाउ इज इक्वल टू यू नो dl by dt, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, L के जगह में लिख दीजिए I ओमेगा, I इज कांस्टेंट d ओमेगा by dt, d ओमेगा by dt is called alpha, so torque is equal to I into alpha। ठीक है, torque is equal to moment of inertia and angular acceleration। Now total effect of a torque applied on a rotating body in a given time is called angular impulse। बहुत इंपॉर्टेंट, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और आप लोगों में भी पूछे जा सकते हैं कि टोटल इफेक्ट ऑफ अ टॉर्क अप्लाइड ऑन अ रोटेटिंग बॉडी इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर इंपल्स। ठीक है, हाँ, yes, sir. तुम कहोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इंपल्स इज इक्वल टू पहले क्या होता था, याद है, इंपल्स आई इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इनटू टाइम। Average force into time interval. हाँ. यहाँ पे अगर एंगुलर इंपल्स हमें निकालना हो तब क्या लिखेंगे, एवरेज टॉर्क इनटू टाइम। यही बात है, यहाँ पे लिखा है मैंने, टोटल इफेक्ट ऑफ टॉर्क अप्लाइड ऑन अ रोटेटिंग बॉडी इन अ गिवन टाइम। लिख लीजिए फॉर्मूला, एंगुलर impulse is equal to average torque into time, you know, angular impulse is equal to the total change in angular momentum of the system। just linear motion का ही एनालॉगस है ये सब। हाँ, yes. एंगुलर इंपल्स को J से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू यू नो dj by dt, तो J इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ टाउ dt फ्रॉम 0 to delta t, दिस इज कॉल्ड डेल्टा L, इसी को कहते हैं LF minus LI। एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है Yes. गौरव? Yes, sir. The angular momentum of a system of particle about the origin is L equal to summation of Ri cross summation of Pi। लिख लीजिए सारे फॉर्मूले। नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अगर एक्सटर्नल टॉर्क किसी सिस्टम पे नहीं काम कर रहा है तब क्या होगा, कहता है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। Yes. If no external torque is acting on a system, then total vector sum of angular momentum of different particles of the system remains constant। क्यों? क्योंकि dl by dt is equal to क्या फॉर्मूला होता है, एक्सटर्नल टॉर्क। rate of change of angular momentum is directly proportional to the external torque applied। Yes, sir. If external torque equal to 0, then dl by dt is equal to 0।
देखो dl बाय dt 0 आपके पास है, तो dl इज इक्वल टू 0 इंटू dt, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू l, 0 इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज इक्वल टू t प्लस कांस्टेंट, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल में जब भी हम लोग इंटीग्रेट करते हैं कांस्टेंट डालते हैं, तो l इज इक्वल टू कांस्टेंट, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इसी तरह देखिए, इफ टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू 0, dl बाय dt इज इक्वल टू 0, दैट मींस l इक्वल टू कांस्टेंट। मींस in the absence of any external torque, total angular momentum of system must remain conserved. Yes, sir. अब हम लोग कंपैरिजन करके देखते हैं कि लीनियर मोशन में और रोटेशनल मोशन में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलरिटी है। लीनियर मोमेंटम में जिसको लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम जिसको कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू mv। एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है? L इक्वल टू आई ओमेगा। काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? ये काइनेटिक एनर्जी के टर्म में क्या होता है इसमें, ठीक है, तो P इज इक्वल टू √2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी। एंगुलर मोमेंटम में क्या होगा? L इज इक्वल टू √2 इंटू आई इंटू ई। आई मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, E इज द काइनेटिक एनर्जी। हाँ, लीनियर मोशन में जो Yes. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, रोटेशनल मोशन में टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। हाँ, इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, सॉरी काइनेटिक एनर्जी होगा, यहाँ गलती से लिख दिया गया है हाँ सर, एनर्जी, ठीक है। सो रोटेशनल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो क्या देख रहे हो, लीनियर मोशन में जो रोल मास का होता है, एंगुलर मोमेंट माने रोटेशनल मोशन में वही आई का रोल होता है। इनर आई का होता है। जो यहाँ P का रोल होता है वह L का होता है, जो वहाँ फोर्स का रोल होता है यहाँ पे टॉर्क का होता है। यस सर। नाउ इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडीज, ठीक है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। हाँ, Yes, sir. इसको ऐसा समझ लो कि अगर कोई टाइगर जो है सामने हिरन को देख के नहीं खा रहा है, तो इसका मतलब ये मत समझो कि वो खा नहीं सकता है। हाँ, यस सर। अगर वो साइलेंट है तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है, ठीक है, कि वो ये उसमें एनर्जी नहीं है। तो इसीलिए अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो जरूरी ये नहीं है कि वो फोर्स नहीं है उसमें। ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल फोर्स लग रहे हैं, सारे इक्विलिब्रियम में है। हाँ, यस सर। तो फॉर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी, टू कंडीशंस नीड टू बी सेटिस्फाइड। There are two types of equilibrium. First one is called translational equilibrium. Second one is called rotational equilibrium. What is the translational equilibrium? अगर बॉडी में क्या कहते हैं कि अगर बॉडी रेस्ट में है या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कहते हैं। यस सर। So our rigid body is said to be in translational equilibrium if it remains at rest or moving with a constant velocity in a particular direction. इस कंडीशन में क्या होगा? नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा। यस सर। And the vector sum of all the forces, external forces acting on the body must be 0. मतलब summation of Fi हमेशा 0 होगा इसमें। यस सर। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इफ अ रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो बॉडी या तो रोटेट नहीं करेगा या कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा होगा। मींस इफ द बॉडी डज नॉट रोटेट और रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, द रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। Yes, sir. इस कंडीशन में नेट एक्सटर्नल टॉर्क और वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी 0। अगर कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो टोटल एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 0 होगा, समेशन ऑफ टाउ आई 0 होगा वेक्टर फॉर्म में। यस सर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. कंप्लीट बॉडी रोटेशन।
अब ये रिजिड बॉडी रोटेशन किसको कहते हैं? कोई भी बॉडी ले लो, सपोज करो आज जाना क्लास ओवर के बाद एक बॉल ले लेना, बॉल को ऐसे ऐसे घुमाते रहना, उसको क्या कहोगे? स्पिनिंग। बॉल को ऐसे ऐसे घुमाते रहना इस तरह से, इसको क्या बोलोगे? रोटेशन। बॉल को सिर्फ एक ही जगह पे घुमा रहे हो, इसको क्या कह सकते हैं? प्योर रोलिंग मोशन। एक बॉडी को ऊपर से नीचे तक रोल कर रहे हो लेकिन गिरने मतलब स्लिप नहीं करने दे रहे हो, तो क्या कहेंगे? रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। यस। अब एक चीज बताइए, आप लोगों ने स्पिनर को देखा होगा, वो हवा में ही बॉल को स्पिन कर देता है। हाँ। वो ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रहा है, उस बॉल एयर में ही घूम जाता है। सही। ऐसा कैसे? तो मैं बताता हूँ, वो क्या करते हैं, बॉल को लेके एक साइड पूरा चिकना कर देते हैं वो। इसलिए देखना, जो भी स्पिनर होगा ना, वो बॉल लेगा, उसमें थूक लगा के ऐसे ऐसे देखना रगड़ते रहता है, अपने पैंट के साथ रगड़ते रहता है, और उसका पैंट जो होता है ना, वो काफी खुरदुरा सा होता है, जिससे कि वो सरफेस को एक साइड से प्लेन करता रहता है। अच्छा। यस। वो एक साइड, बॉल के एक साइड को प्लेन करता है, दूसरे साइड जो रफ रखता है वो। हाँ, एक ही साइड में ऐसे करके उसने ऐसे फेंका, तो जो प्लेन वाला पार्ट है वो एयर में क्या होगा? स्लिप कर जाएगा, क्योंकि उसकी फ्रिक्शन कम है। हाँ। इससे स्लिप किया तो वो क्या होगा? वो बॉल एंगल से मूव कर गया। यस। बैट्समैन ने सोचा कि बॉल तो इधर आ रही है, इधर आएगा, ऐसा मारने की कोशिश करेगा, देखेगा अगर बॉल तो उसमें घुस गया भाई, उसमें विकेट में। उसमें सारा यही कॉन्सेप्ट वो लोग लगा रहे होते हैं। ठीक है। यस। तो कहने का मतलब है कि जो स्पिनर होता है वो किसी एक साइड को चिकना कर देते हैं, जिससे कि उसका फ्रिक्शन कम हो जाए, एंगुलर फ्रिक्शन कम हो जाए। ठीक है। लट्टू घुमाने वाले, यहाँ मैंने दो बच्चे को देखा, उसने क्या होता है, लट्टू कहते हैं, टॉप नहीं कहते हैं, टॉप में रस्सी बांध ऐसे घुमाते हैं, पहले जमीन पे घुमाते हैं, बहुत सारा जमीन से डायरेक्ट एयर इसमें ले लेते हैं, हाथ पे ले लेते हैं, और हाथ पे भी घूमता रहता है, फिर उसको लेके जमीन पे छोड़ देते हैं। ये सब सारा स्पिनिंग का केस हो रहा है। यस। मैंने एक वीडियो देखा था, मुझे किसी फ्रेंड ने भेजा था। एक आदमी जो है, इसी ने क्या किया, जमीन पे ऐसे लट्टू लिया और उसको लेके एक रस्सी पे दे दिया, और रस्सी को ऐसे खींच दिया ना, तो लट्टू अपने आप घूमते घूमते उधर चला गया, मतलब लगभग 200 मीटर चला गया। और फिर ऐसे किया तो वहां से ऊपर, उसके ऊपर चढ़ गया, और फिर वहां से रोटेट होकर लट्टू यहाँ तक चला आया। ठीक है। हाँ। इसका मतलब है कि उन लोगों को या तो इसका नॉलेज है, हो सकता है उसको थ्योरेटिकल नॉलेज ना हो, पर प्रैक्टिकल नॉलेज उसको है। क्लियर है? So when the body rotates in such a manner that its axis of rotation does not move, then its motion is called spinning motion. Spinning rotational kinetic energy क्या होता है? half I omega square. Rotational kinetic energy is a scalar having SI unit is joule. Yes, sir. Yes, sir. And you know, rotational kinetic energy is related to the angular momentum, which is KR is equal to half, ठीक है, स्क्वायर अपॉन आई। मतलब जैसे उधर नहीं होता था K काइनेटिक इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2m, उसी तरह से, उसी का एनालॉगस है ये। अच्छा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम स्क्वायर, लिख लीजिए, अपॉन 2 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2I इंटू KR। प्योर रोलिंग मोशन, अगर कोई बॉडी है वो प्योर रोल कर रहा है, सिर्फ रोल कर रहा है, let a rigid body having symmetric surface about its center of mass is being spun at a certain angular speed and placed on a surface so that the plane of rotation is perpendicular to the surface. Clear? If the body is simultaneously given a translation motion too, then the net motion is called rolling motion. And the kinetic energy in rolling motion is equal to, you know, kinetic energy in rotational motion plus kinetic energy in translational motion.
So you can say that it is the half mv square plus half I omega square is equal to half mv square plus half mv square into k square upon r square. क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, वही मैंने लिखा है यहाँ पे. तो हाफ mv स्क्वायर इज कॉमन, सो 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. लिख लीजिए इसको. नाउ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग. ठीक है. You know, if the given body rolls over a surface such that there is no relative motion between the body and the surface at the point of contact, then the motion is called rolling without slipping. रोल कर रहा है लेकिन वहां स्लिप नहीं हो रहा है. ठीक है. तो इसके लिए कंडीशंस क्या क्या लिखेंगे. तो पहले देखिए, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के लिए जो कंडीशन होगा वो क्या होगा कि वो रिलेटिव मोशन उसमें नहीं होना चाहिए. There is no relative motion between the body and the surface at the point of contact. Impure rolling motion. In impure rolling motion, the point of contact of the body with the platform is not relatively at rest with respect to platform on which it is performing the rolling motion. As a result, padding occurs at the point of contact. अगर impure rolling motion हो रहा है तो VAB not equal to 0. इसका मतलब क्या है, V minus R omega is not equal to 0. Yes. अगर प्लेटफॉर्म स्टेशनरी है तो you can say that V naught is equal to 0, then V is not equal to R omega. Now, yes, rolling on an inclined plane. ये बॉडी है, यहां से रोल करते हुए जा रही है ऐसे ऐसे करके. So when a body of mass m and radius r rolls down on an inclined plane of height h and angle of inclination is theta, loses potential energy. ठीक है. तो ये दोनों तरह का स्पीड शो करेगा, linear speed भी and angular speed भी. Hence gain kinetic energy of translation and that of the rotation. So by conservation of mechanical energy, you can say that mgh is equal to half mv square into 1 plus k square upon r square. Gain in lose in kinetic lose in potential energy is equal to gain in kinetic energy. मैं लिख देता हूं यहाँ पे, loss in potential energy is equal to gain in kinetic energy. yes, h is equal to half mv square into 1 plus k square upon r square. यहाँ अगर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी पता करना हो तो कितना होगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आते हैं. तो वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट v इक्वल टू अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. लिख लीजिए. मैं ऑलरेडी लिख रहा हूँ. v इक्वल टू अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. Acceleration in motion from second law of motion, you know, v square equal to u square plus as 2as. तो u is equal to 0, तो s is equal to क्या हो जाएगा. ठीक है, h अपॉन साइन थीटा. v इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. ठीक है. एंड एक्सीलरेशन इज इक्वल टू यू नो v साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. तो अगर रोलिंग मोशन यहाँ पे हो रही है तो इसका फाइनल वेलोसिटी हमने यहाँ पता कर लिया, एक्सीलरेशन हमने फाइंड आउट कर ली, sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. एंड यू नो टाइम ऑफ डिसेंट, ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा. तो v इक्वल टू यू प्लस एटी में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सबको. u 0 है, v और a जो है ऊपर में डराइव किया है, सबको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. Then you can calculate that t is equal to 1 upon sin theta under root 2h upon g into 1 plus k square upon r square. ठीक है. तो इस एक्सप्रेशन से आपको क्या दिख रहा है कि v is directly proportional to the 1 plus k square upon r square. A is inversely proportional to the 1 plus k square upon r square. And time is directly proportional to the root under of 1 plus k square upon r square. Clear? Awesome. Now,
अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म बताता हूं जो कि इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड है। k square upon Yes. r square is a measure of moment of inertia of a body and its value is constant for given shape of the body. And it does not depend on the mass and radius of a body. Velocity, acceleration and time of descent all depends on the k square upon r square. Lesser the moment of inertia of the rolling body, lesser will be the value of k square upon r square. So greater will be its velocity and acceleration and lesser will be the time of descent. इसलिए ऊपर से जो नीचे बॉडी रोटेट करेगी या कितना टाइम लगेगा, कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, ये तीनों फॉर्मूला से ही पता चल रहा है। क्योंकि के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी के बारे में बताता है, और किसी शेप गिवन शेप के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये मास पे और रेडियस पे नहीं डिपेंड करता है। इसलिए चाहे तुम बड़ा बॉल गिराओ चाहे छोटा बॉल गिराओ, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एक कांस्टेंट होता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है बॉडी का। रोटेशन अबाउट एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास, इसी को सेंट्रोइडल रोटेशन भी कहा जाता है। ठीक है। Yes, sir. अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास गिवन है, इसको तुमने लाइट स्ट्रिंग से बांध के ऐसे ऐसे रोटेट करना स्टार्ट किया, ठीक है, या किसी पुल्ली पर आपने ऐसा कर दिया, इस पुल्ली पर रोटेट कर रहे हो इस तरह से। When an object of given mass is tied to light string wound over a pulley, moment of inertia is I, radius is r. व्हील जो है वो फ्रिक्शनलेस है, स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ऑन द रिम। तब क्या होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी होगी यहाँ पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अपॉन I प्लस mr स्क्वायर होल इनटू mg। तुमको अगर सर कैसे पता, ड्राइव कर लो, यहाँ पे नीचे mg वेट कम कर रहा है, ऊपर टेंशन T लग रहा है, नीचे रोटेशन A हो रहा है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी का mr स्क्वायर प्लस उसका I, तो यू कैन से दैट T इज इक्वल टू I अपॉन I प्लस mr स्क्वायर प्लस इंटू mg, एंड एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर टेंशन जो है वो फोर्स के इक्वल हो जाएगा, तो m a हो जाएगा, m कट कर दीजिए, a इज इक्वल टू mr स्क्वायर अपॉन I प्लस mr स्क्वायर इंटू j। Yes. नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश। कमिंग क्लास में हम लोग अपने टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और इसमें डिटेल डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय, एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक।